हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। तो साथियों, जिस सीरीज का हमें बहुत लंबे समय से इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ और हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 के लिए हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आप सभी के लिए लाई गई है। और आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो सीरीज है आपके पर्यावरण अध्ययन के, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। और साथियों, कोई भी अपडेट आता है एग्जाम से रिलेटेड और कोई भी पीडीएफ क्वेश्चंस की या कोई भी क्विजेस जो होती हैं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो आप केवल सर्च करेंगे जो चैनल होता है वहां पर स्टडी हंगर्स, तो आप वहां से भी जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई भी अपडेट होता है या ये जो पीडीएफ होती हैं वो आपको वहां से मिल जाएंगी। तो और आपके कोई भी मतलब आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक और भी हो, कोई टॉपिक या कोई भी और सब्जेक्ट जिस पर वीडियो लाई जाए जिसकी आपको बहुत जरूरत है, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताया करो। मेल भी आप मुझे कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फसल पौधों के बारे में चर्चा करने के बाद रीना अपने छात्रों को फसल के खेत में ले गई। वह चाहती थी कि उसके छात्र खेत में उगने वाली फसलों की सूची बनाएं, उनके कच्चा अधिगम को वास्तविक जीवन के संदर्भों से जोड़ें, खेती की प्रक्रिया को समझें और खेत का अनुभव प्राप्त करें। क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, चार ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। तो क्या होता है, जो रीना है अपने बच्चों को, स्कूल के जो छात्र हैं उनको फसल के खेत में ले गई। किस वजह से? जो फसल के पौधे हैं उनकी चर्चा करने के बाद। तो वो क्या चाहती है? तो यहाँ पर जो रीना है वह चाहती है कि उसकी जो छात्र हैं वह कच्चा अधिगम को वास्तविक जीवन के संदर्भों से जोड़ें। क्यों कच्चा अधिगम? क्यों? तो कच्चा अधिगम में उसने पहले फसल के पौधों के बारे में चर्चा की, उसके बाद वह अपने छात्रों को फसल के खेत में ले गई। ठीक है। तो याद रखें, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, उनके कच्चा अधिगम को वास्तविक जीवन के संदर्भों से जोड़ें। अगला क्वेश्चन है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन। और ये जो हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर में एमपी टेट जो हुआ था प्रीवियस ईयर में आए हुए हमारे ये पूरे क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो रेशम का उत्पादन जो करता है वह करता है चीन। और दूसरे नंबर पर हम बात करें, सेकंड जो आता है तो सेकंड पे आ जाता है हमारा इंडिया, भारत। ठीक है। चलिए अगला है, व्याख्यान विधि है। व्याख्यान विधि से तात्पर्य है लेक्चर मेथड। ठीक है। और आगे चल के हम जब बाल विकास की जो सीरीज है, उस समय में आप सभी के लिए बाल विकास की सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। तो वहां पर ये जितने भी मेथड आते हैं और बहुत सी जो हमारी पेडागोजिकल टर्म है वो हम वहां पर पूरी डिस्कस भी करेंगे आपके साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि है लेक्चर मेथड। ऑप्शन है, एक परियोजना पर काम करना, रुचि के स्थान पर जाना, मौखिक कथन और समूह में सस्वर पठन। तो इसका आंसर है मौखिक कथन। ठीक है। अब यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे ये चार ऑप्शन है तो ए बी सी डी या एक दो तीन चार, आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, जो लेक्चर मेथड है ये बड़ी कक्षाओं में दिया जाता है। जो और ये जो व्याख्यान विधि है वह शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक अपनी बात को बच्चों के समझ प्रस्तुत करता है और बच्चे उसको ध्यान से सुनते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से जिन शहरों में सबसे पहले एक विशेष टैंक भवन का निर्माण किया था, पुरातत्वविदों ने इसे ग्रेट बाथ नाम दिया। और ये जो है मतलब ग्रेट बाथ या विशेष टैंक भवन का निर्माण किस जगह पर हुआ, ये पूछा जा रहा है इसमें। ऑप्शन है आपके सामने, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो और लोथल।
तो देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता से मतलब रिलेटेड है, ये पूरे के पूरे जितने भी ये पॉइंट हैं आप देख पा रहे हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। अब इसने क्वेश्चन को जो पूछा बहुत घुमा के पूछ लिया कि एक विशेष टैंक भवन का निर्माण, और दूसरा यहाँ पर कह दिया कि इसे नाम दिया गया ग्रेट बाथ। अगर ये डायरेक्ट अगर आपसे पूछता एक विशाल स्नानागार, या ऐसे कई जगह पूछा भी गया है विशाल स्नानागार के नाम से, ठीक है, तो आप इसको और जल्दी से कैच कर पाते और आपके माइंड में ये चीज आ पाती। तो इसने पूछा है द ग्रेट बाथ या विशेष टैंक भवन का निर्माण, तो ये जो हुआ वह मोहन जोदड़ो में मतलब निर्माण किया गया, इसका या खोजा गया। ठीक है, तो द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में। अगला क्वेश्चन है भारत के किस भाग में घर लकड़ी और बांस के बने होते हैं? बंगाल, पंजाब, असम और केरल। तो हम भारत की बात करें तो भारत का जो हमारा पहाड़ी एरिया है, खासकर इधर ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा इधर का जो एरिया है, यहाँ पर क्या है जो घर बनते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और इधर का जो पूरा नॉर्थ ईस्ट और इधर के हमारे ये पहाड़ी एरिया हिल्स एरिया जो है, यहाँ पर क्या है जो घर बनाए जाते हैं वह बांस के बनाए जाते हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट से कौन सा राज्य यहाँ पर है, तो असम जो है, यहाँ पर असम में घर लकड़ी और बांस के बने होते हैं। देखिए साथियों, हमारी एक सीरीज और चल रही है, अगर आप देख रहे हो उस सीरीज को भी, तो एक एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 3 को कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 4 का ईवीएस कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 5 का लगभग आधा हो चुका है। तो यहाँ से डायरेक्ट देखिए ये क्वेश्चंस बना है। ये हमारी जो सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको सभी को देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो देखिए बांस से बना पुल ऐसे भी पूछा जाता है, तो ये असम में है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बांस से बने पुल किस राज्य में देखने को मिलते हैं, तो असम में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, झूम खेती। झूम खेती को इस नाम से भी जाना जाता है। अब झूम खेती कई लोगों को पता होगा कि झूम खेती क्या होती है, लेकिन उसने क्वेश्चन को घुमाया और पूछा कि इसका दूसरा नाम आप हमें बताइए। ऑप्शन है आपके पास स्लैश एंड बर्न खेती, दूसरा है वन रोपण, तीसरा है वृक्षारोपण कृषि और चौथा है खाद बनाना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें झूम खेती जो है उसे स्लैश एंड बर्न खेती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और झूम खेती की बात हुई है यहाँ पर, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को भी मिलेंगे। तो हम झूम खेती के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। होता क्या है जो झूम खेती है यहाँ पर, ये जंगल में जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है और उनमें आग लगा दी जाती है, और जो राख होती है पेड़ों से जो राख, वहां उससे खाद बन जाती है और ये लोग यहाँ पर खेती करते हैं। और कुछ समय बाद इस जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये लोग इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और फिर दूसरे स्थान पर भी सेम इसी प्रोसेस को करते हैं। तो चलिए थोड़ा और जान लें। झूम खेती आदिवासी समुदायों द्वारा की जाने वाली एक स्थानांतरणशील कृषि है। इसमें जंगलों के पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई जमीन पर खेती की जाती है। कुछ सालों बाद जमीन की उर्वरता कम होने पर लोग वहां से चले जाते हैं और दूसरी जगह पर यही तरीका अपनाते हैं। और खासकर बात होती है कि झूम खेती भारत के किन किन राज्यों में की जाती है, तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों में जो है झूम खेती की जाती है। और ज्यादातर अगर हम बात करें अगर, तो स्पेशली यहाँ तक आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट तक, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और असम, ज्यादातर जो है वो इस हिल्स एरिया में ही की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1985 को दिल्ली में कौन सा गैस रिसाव हुआ? अब देखिए हम डायरेक्टली देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं दिया है और वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करना चाहे तो यहाँ पर एक ऑप्शन और दे देता और आपसे कह देता मिथाइल आइसो साइनाइड, मिथाइल आइसो
साइनाइड, MIC जिसे कहेंगे, ठीक है। और आप बिना आंख देखे बंद करके लगाते मिथाइल आइसोसाइनाइड। लेकिन ये भोपाल गैस त्रासदी नहीं है दोस्तों, याद रखें। ये भोपाल गैस त्रासदी नहीं है, जो कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी उसमें। तो किस भोपाल गैस त्रासदी की बात करता तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। लेकिन उसने बात की है दिसंबर 1985 को दिल्ली में कौन सा गैस रिसाव हुआ था। तो एक ऐसी घटना दिल्ली में भी हुई थी, क्लोरीन, ओलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्जीन। तो दिल्ली में एक श्रीराम फूड कॉरपोरेशन करके एक कंपनी थी, उस कंपनी में क्या है, ओलियम गैस का रिसाव हुआ था। किस गैस का रिसाव हुआ, ओलियम गैस का रिसाव हुआ, याद रखें, ठीक है। और भोपाल गैस त्रासदी में अगर आपसे पूछेगा तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ, ठीक है, 2 से 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को ये घटना हुई थी। और जिसको लेकर हाल ही में ये विवाद भी चल रहा था। और यहाँ से जो ये जो मतलब इसका जो कचरा है एक तरीके से यूनियन कार्बाइड का, और इस कचरे को अभी ले आया गया मध्य प्रदेश के नेपानगर जिले में। यहाँ पर क्या है कि नेपानगर में ये बात हो रही थी कि यहाँ पर इसको मतलब नष्ट किया जाएगा, ठीक है। अभी हाईलाइट था ये मामला बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन है, रात्रि में सक्रिय रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। जंगली जानवर, पालतू जानवर, रात के जानवर, जानवरों का बस में करना। तो इसको तो आप आंख बंद करके लगा देंगे, रात के जानवर, ऐसे जानवर जो रात में जागते हैं। खासकर कौन कौन जागता है, उल्लू जागता है, चमगादड़, हाँ जी चमगादड़ भी जागती है। और किसकी बात करें, मतलब चीता, बाघ, ठीक है, जो रात में घूमते रहते हैं इधर उधर, सियार, लोमड़ी, ठीक है। तो ये रात के जानवर कहलाते हैं। और इसमें भी अगर हम बात करें, जो चमगादड़ है वो स्तनधारी पक्षी है। ऐसा है, स्तनधारी जीव है, ठीक है। मतलब पक्षियों में अकेला एक ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, मतलब स्तनधारी है, मैमल्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के आटे में सोया आटा मिलाने से ब्रेड निम्नलिखित में से किस घटक से समृद्ध होगा, यानी कि इनरिच्ड होगा। अब सिंपल सी बात है, देखिए आप एक कोशिश कीजिए, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गेहूं के आटे में सोया आटा मिलाने से, ठीक है, किस चीज की मात्रा इसमें बढ़ जाएगी, लाइसिन, फाइबर, टाइकॉट, लोहा। तो गेहूं का आटा, अब आपने सोया खाया होगा, सोया चंक्स की बात होती है, या ठीक है, या सोयाबीन की जो बरी बोलते हैं आप, उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। और गेहूं के आटे में आप सोयाबीन का आटा मिला रहे हो, तो स्वाभाविक है प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी और लाइसिन की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। याद रखें, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा लाइसिन। अगला है, राकेश शर्मा किस वर्ष रूसी रॉकेट से अंतरिक्ष में गए थे। 1980, 1982, 1984, 1986। तो राकेश शर्मा जो है वो 1984 में रूसी रॉकेट से अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है। तो और स्पेसिफिक डेट पूछेगा अगर, 3 अप्रैल 1984, ठीक है। रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज T11, तो रूसी का जो अंतरिक्ष यान क्या था, तो उसका नाम था सोयूज T11 से ये अंतरिक्ष में गए थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के निदेशक कौन है। MC डथन, विक्रम साराभाई, प्रवीण सिन्हा, दीपांकर बनर्जी। तो देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं। अब ये उस समय जब पूछा गया तब यहाँ पर करंट का क्वेश्चन था एक तरीके से उस समय, और दूसरे व्यक्ति थे, तो इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मतलब जो प्रेजेंट में जो व्यक्ति हैं उस क्वेश्चन को भी हमने इसमें ऐड कर दिया। प्रेजेंट में पद पर कौन है, तो प्रेजेंट पर पद पर हैं दीपांकर बनर्जी, ठीक है। तो आपके लिए करंट का क्वेश्चन भी यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। अगला है, जैव उर्वरक का उत्पादन और उपयोग निम्नलिखित में से राज्य में केंद्रित नहीं है। देखिए सामान्यतः जो जैव उर्वरक है उसका जो उत्पादन और उपयोग मोस्टली जितने भी राज्य हैं सभी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा इसमें से कौन सा राज्य है जो कम मात्रा में उपयोग कर रहा है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो कौन सा है, केरल। अगला है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी। 2005, 2006, 2007, 2008। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
2007 में प्रारंभ की गई। कब की गई? 2007 में। और इस योजना को प्रारंभ करने का मतलब मेन उद्देश्य क्या था? तो यह योजना कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए है। इस योजना के जरिए किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि विकास रणनीतियों को फिर से तैयार किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, NADP। ठीक है, अगला है बीटी। वर्तमान में भारत में एकमात्र स्वीकृत जीएम प्रौद्योगिकी बीज है। बैगन, कपास, मक्का, सूरजमुखी। तो कपास बीटी कपास यानी कि बीटी कॉटन। बीटी कॉटन वर्तमान में भारत में एकमात्र स्वीकृत जीएम प्रौद्योगिकी बीज है। अब ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं कि बीटी कपास क्या है। तो बीटी कपास एक आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास की किस्म है जिसे भारत में व्यावसायिक खेती के लिए अनुमोदित किया गया है, जिससे यह देश में एकमात्र व्यापक रूप से उपलब्ध जीएम फसल बन गई है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है बीटी। तो इस बीटी का मतलब क्या है? बैसिलस थुरिनजिएंसिस, जो कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कुछ कीटों के विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करता है, जिसे कपास के पौधों को कीटों से बचाने के लिए उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो बीटी क्या है? बैसिलस थुरिनजिएंसिस बैक्टीरिया है जो कि कपास के पौधों को कीटों से बचाता है। बीटी कॉटन। ठीक है, और जीएम की बात हुई है, तो जीएम का फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्या है इसका मतलब? जेनेटिकली मॉडिफाइड। अगला क्वेश्चन है, सिकारा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सिकारा के बारे में हो सकता है आपने पढ़ा हो, ठीक है, और कुछ लोगों को नहीं भी पता हो, तो जान लेते हैं। शिकारा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? लोकटक झील, भीमताल झील, डल झील, राजसमंद झील। तो शिकारा एक्चुअली जो है वो एक बोट होती है, नाव जैसा होता है, नाव ही समझ लो। ठीक है, और ये जो है वो जम्मू कश्मीर की डल झील में चलाई जाती है। किस में चलती है? जम्मू कश्मीर की डल झील में चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डल झील। ठीक है, तो शिकारा को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो डल झील है और ये जो नाव रखी है, बोट रखी है, ये है शिकारा। ठीक है, और इनका बर्थ में क्या है कि एक आयोजन भी होता है, त्योहार होता है, कार रेस, मतलब ये नाव की रेसिंग टाइप की एक होती है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में शिकारे का उपयोग झील में सैर, जलीय फसल को काटने के लिए और मछली पकड़ने के उद्देश्य से किया जाता है। तो शिकारा कहाँ पर चलता है? जम्मू कश्मीर में, डल झील में। ये शिकारे साल में एक बार शिकारा उत्सव के दौरान डल झील में दौड़ के लिए कतार में खड़े होते हैं। हालांकि यह उत्सव हाल ही में 2016 में शुरू हुआ है, फिर भी यह इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो ये हमने डिस्कस किया आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये जो सीरीज है बहुत लंबी जाएगी, कंटिन्यू ये इसके वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो भी साथी आपके तैयारी कर रहे हैं शिक्षक चयन परीक्षा की, अभी हमारी एग्जाम की डेट नहीं आई है, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, तो हम अच्छे से बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी कोई भी क्वेरीज हुआ करें, आपकी कोई भी सजेशंस हुआ करें, आप मुझे बिल्कुल बताया करो। और फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।